नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम इलास्टिसिटी के चैप्टर नंबर 4 के पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज के बारे में। तो हुक्स लॉ क्या है? ये वही हुक है, रॉबर्ट हुक। पूरा नाम इसका क्या है? रॉबर्ट हुक, जिसने प्लांट सेल की इन्वेंशन की थी। प्लांट सेल के इन्वेंशन से पहले 1660 के अंदर इन्होंने एक इन्वेंशन और किया था। उन्होंने क्या कहा? विद इन इलास्टिक लिमिट, अकॉर्डिंग टू हुक्स, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस is directly proportional to strain। प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ये मेन चीज है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर ही ऐसा होता है। हम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। समानुपाती का मतलब क्या है, ये समझ लीजिए। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि सर समानुपाती क्या चीज है। ये देखिए, मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं। इक्वेशन लिखता हूं x इज इक्वल टू 2y। मान लिया एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2y। y की वैल्यू मैं पुट करता हूं 1, तो x क्या आता है? 2। y की वैल्यू क्या पुट करता हूं? 2। x की वैल्यू क्या आएगी? 4। y की वैल्यू क्या पुट करता हूं? 3। x की वैल्यू क्या आएगी? 6। तो हम क्या देख रहे हैं, एक y की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो x की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर मैं y की वैल्यू कम करूं, क्या कर दूं? 0.5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जब एक वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो दूसरे की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक की वैल्यू घटा रहा हूं तो दूसरे की वैल्यू भी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो मैं कह सकता हूं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके y के। जब कांस्टेंट और इक्वल का सिंबल हटा के मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखता हूं, इसका मतलब क्या है? जब एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा बढ़ जाता है, एक को घटाते हैं तो दूसरा घटे जाता है। यही रिलेशन समानुपाती कहलाता है। तो वापस आते हैं अपने लॉ की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझ आ गया। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे और इक्वल का सिंबल पुट करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है। जैसे उस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट क्या था? तो यहां यंग ये कांस्टेंट आता है ई। इस कांस्टेंट को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर इनका ग्राफ ड्रॉ करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ एकदम आएगा स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो ये जो ग्राफ है वो हुक्स लॉ के लिए आ गया, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। अब बात करते हैं हम इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? ई को हम कहें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन ई। ये हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई। द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या कहता है? द रेशो ऑफ
stress to strain, stress to strain within elastic limit, within elastic limit is known as modulus of elasticity. प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। प्रत्यास्थता गुणांक किसके बराबर होगा? प्रतिबल बटा विकृति। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी खास बात यह है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये किस पे डिपेंड करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। मटेरियल बदलोगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बदल जाएगा। ये 3 टाइप का होता है। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फर्स्ट वाला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट वन है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड थर्ड वन है shear मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक। हिंदी में क्या क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और इसको अपरूपण या क्या बोलते हैं? दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। इंग्लिश में इसका एक नाम और है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब हम इनको एक एक करके सल्टाएं, एक एक करके एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए, फर्स्ट टॉपिक आ गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब करना कुछ नहीं है, यहां डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेस और स्ट्रेन लेते जाएंगे, ये मॉडुलस का अलग अलग टाइप बन जाएगा। जैसे अगर मैं स्ट्रेस ले लूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन भी कौन सी ले लूं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो जो मॉडुलस बनेगा दैट मॉडुलस इज नोन एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। The ratio of longitudinal stress to longitudinal strain is known as Young's modulus of elasticity। तो मैंने आपको स्ट्रेस वाले लेक्चर के अंदर बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस एक ही बात है। तो बहुत सी किताबों के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी लिखा रहता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का एक नाम और है, वो है लीनियर स्ट्रेन। क्या बोल सकते हैं? लीनियर स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेन इज नोन एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंपल कह सकते हो, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बुक टू बुक वेरी करता है, चीज एक ही है। यंग्स मॉडुलस को कुछ किताबें किससे रिप्रेजेंट करती है? ई से।
कुछ किताबें किससे रिप्रेजेंट करती है, y से। जैसे अगर एनसीईआरटी की बात कर रहे तो एनसीईआरटी यंग्स मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट करती है, y से। और कुछ किताबें इसको किससे रिप्रेजेंट करती है, ई से। अपने यंग्स मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से करेंगे। तो यंग्स मॉडुलस क्या हो गया, ई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ई। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा बाय ई। यूनिट वही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, जैसे यंग्स मॉडुलस हमारा क्या है, सिग्मा अपॉन ई। अब अलग अलग फॉर्मूले चाहिए अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो हम इस फॉर्मूले से थोड़ी छेड़खानी करते हैं, नए टाइप के कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। मान लिया ये एक वायर है, इस वायर की लेंथ क्या है, द लेंथ ऑफ दिस वायर इज एल। This end of this wire is fixed and its cross-sectional area is A. We apply a tensile force F. Due to this tensile force, its length will increase. Let the increment in the length is delta. Due to this normal force, a stress generated in this bar. This stress is known as normal stress or longitudinal stress. Then the value of longitudinal stress will be F by A. And the strain which is in the direction of external force is known as longitudinal strain. If strain is in the direction of external force, then that strain is known as longitudinal strain. Or force is in this direction and change in length is along the direction of force. Thus, the strain generated in the length is known as longitudinal strain. Thus, longitudinal strain is delta L by L. E. Now, E F by A L by delta L. This is the another formula for Young's modulus of elasticity. Here F is external force, this one. L is the length of rod or wire, this one. A is the cross-sectional area of wire and delta L is the change in the length of wire. मान लिया लंबाई कितनी है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A, फोर्स लगाया F फोर्स लगाने के कारण इसकी लेंथ में कितनी इंक्रीमेंट आई, डेल्टा L। तो नॉर्मल फोर्स है तो स्ट्रेस कौन सी जनरेट होगी, नॉर्मल स्ट्रेस। और इस नॉर्मल स्ट्रेस को ही क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हो जाएगा, F बटा A। और बल की दिशा में जो विकृति उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो जाएगी, डेल्टा L बाय L। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमें यंग्स मॉडुलस का एक नया फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए आगे इसके बारे में, कई बार वो यहाँ पर फोर्स नहीं लगाता है, कुछ मास लटका देता है। जैसे कह देगा m किलोग्राम का मास लटका दिया, तो मास लटका दिया तो हमारे फॉर्मूले में तो क्या है, फोर्स है, बट इसने दिया क्या है, मास। तो मास गिवन हो तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, mg। अगर ये वायर है या बार है, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, सर्किल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, सर्किल है, तो सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हम एक नया फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी एल पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ये एक नया फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल को सोल्व करते टाइम पुट करना है, ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में क्या गिवन है और वो क्या पूछा है। तो मेनली 3 फॉर्मूले ही है ये, यहां से सब क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे जैसे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हम फॉर्मूलाज अप्लाई करके देखेंगे। अब देखिए इसके बारे में कुछ खास बातें हैं, ये तो हमने फॉर्मूला देखे। पहली बात तो ये है, इट
डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है मतलब स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस कुछ अलग होगा, कॉपर के लिए यंग्स मॉडुलस कुछ अलग होगा। दूसरी बात, यह विमाओं पर निर्भर नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। विमाओं पर निर्भर नहीं करता। विमाओं पर निर्भर नहीं करता। इस पे एक बड़ा क्वेश्चन फेमस है, एयरफोर्स में कई बार पूछा गया है। जैसे ये एक वायर है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, और इसका यंग्स मॉडुलस कितना है, ई है। क्वेश्चन क्या देता है, अगर इस वायर की लेंथ को डबल कर दे, कितना कर दे, 2L कर दे, तो ई पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम फॉर्मूले को देखें ना, तो फॉर्मूला क्या कहता है, एफ एल ए डेल्टा एल। तो आप सीधा सीधा पुट करते हो, E इज इक्वल टू एफ, एल की जगह क्या हो गया, 2L ए डेल्टा एल। तो E बराबर ये किसकी वैल्यू होगी, 2E। तो आपको लगता है यंग्स मॉडुलस डबल हो गया। अरे जालरो, जब लेंथ बढ़ेगी तो इसकी लंबाई में भी तो डबल इंक्रीमेंट आएगा। वो भूल गए क्या, मैंने स्क्रीन में एक्सप्लेन किया था। 10 मीटर की वायर है तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट कितना आया, 0.1। अगर वायर 20 मीटर की ले लोगे तो इंक्रीमेंट कितना आएगा, 0.2। तो आपने एल तो बढ़ा दिया, उससे डेल्टा एल भी बढ़ जाएगा। तो जितना इंक्रीमेंट इधर आया है, ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा, कैंसिल कर जाएगा। तो ई पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसीलिए तो कहा है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन। ऐसा नहीं है 1 मीटर स्टील की वायर का यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 की पावर 11 है, तो 2 मीटर का 4 इंटू 10 की पावर 11 हो जाएगा। नहीं, स्टील है तो सिर्फ 2 इंटू 10 की पावर 11 ही रहने वाला है, चाहे आप 2 मीटर की लो चाहे 4 मीटर की लो। तो यह लेंथ पर नहीं निर्भर कर रहा है, विमा पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये फिर क्वेश्चन सुन लो। अगर क्वेश्चन कहे एक तार है जिसकी लंबाई L है, उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। तो लंबाई, क्वेश्चन क्या था, लंबाई दुगनी करने पर ई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये अपना तो एक पॉइंट तो ये सीखा हमने क्या, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन। तीसरी बात देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस मटेरियल का टेम्परेचर की बात बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं इलास्टिसिटी की। जिस मटेरियल का ई ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा। द मटेरियल which have higher the value of Young's modulus of elasticity will be more elastic। जैसे मैं कुछ मटेरियल्स के ई लिखता हूं, ई लिखूं किसका, स्टील का। यहां लिखता हूं मटेरियल
और यहां लिखता हूं ई की वैल्यू किस में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। स्टील की कितनी होती है, 2 इंटू 10⁻11। आयरन लोहे के लिए यंग्स मॉडुलस कितना होता है, 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर के लिए होता है 1.1 इंटू 10⁻11। और बात करूं मैं ब्रास की, तो ब्रास के लिए क्या होता है, 0.9 इंटू 10⁻11। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के लिए कितना होता है, 0.7 इंटू 10⁻11। अगर मैं करूं बोन की, हमारे हड्डियों की बात, तो उसका क्या होता है, 0.0 इंटू 10⁻11। ये मैंने एक ऑर्डर के अंदर अरेंज किए। सबसे ज्यादा यंग्स मॉडुलस किसका है, स्टील का, और सबसे कम किसका है, बोन का। तो सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है, स्टील है। तो ई इस तरफ जा रहे हैं तो ई बढ़ेगा, तो इस तरफ मूव करेंगे तो इलास्टिसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बोन से ज्यादा कौन इलास्टिक, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से ज्यादा कौन, ब्रास। ब्रास से कौन, कॉपर। कॉपर से ज्यादा कौन, आयरन। आयरन से ज्यादा कौन, स्टील। तो जिस मटेरियल का ई ज्यादा होता है, इसलिए वो मटेरियल उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा। एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि जो स्प्रिंग है वो कॉपर के ना बनाकर स्टील के बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर, दैट्स व्हाई स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं ई की। ई सिर्फ ठोसों से संबंधित है। ई इज रिलेटेड विथ सॉलिड ओनली। सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, सॉलिड से रिलेटेड है। कोई कहे लिक्विड का ई कितना होगा, 0। कोई पूछ ले वाटर का ई क्या होगा, 0। कोई पूछ ले हाइड्रोजन गैस है उसका ई कितना होगा, 0। क्यों, इट इज ओनली रिलेटेड विद सॉलिड। और अलग अलग सॉलिड के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, कुछ की मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपको लिखी के बताई है। रिजिड बॉडी मतलब दृढ़ पिंड का ई कितना होगा। ई होता क्या है, ई होता है F/A∆L/L। दृढ़ पिंड वो पिंड होते हैं जिस पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता। आप ये मान लो ये पेन दृढ़ है, मैं फोर्स लगा रहा हूं, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये पिंड क्या होगा, रिजिड बॉडी होगी। दिस ऑब्जेक्ट विल बी रिजिड। वास्तव में दुनिया में कोई भी परफेक्ट रिजिड है ही नहीं। फोर्स लगने पे कोई ना कोई वैल्यू तो फोर्स की होगी जिसपे उसकी शेप और साइज क्या होगी, चेंज होगी। तो देखिए जब मान लिया ये कोई वायर है, आपने इस पे फोर्स लगाया, ये वायर कैसी है, रिजिड, तो इसकी लेंथ में चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। चेंज इन लेंथ कितना रहेगा, 0। और जब डेल्टा एल की वैल्यू 0 पुट करोगे तो नीचे क्या, ऊपर एफ एल पड़ा है, नीचे क्या हो गया, 0। और जब वैल्यू अपॉन में 0 हो तो क्या हो गई, इंफिनिटी। तो रिजिड बॉडी के लिए, दृढ़ पिंड के लिए ई का मान क्या होता है, अनंत होता है। ये भी एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछा है कि ई की वैल्यू रिजिड बॉडी के लिए कितनी होती है, ऑप्शन दे देगा 1, 0, इंफिनिटी, कुछ भी वैल्यूज दे देगा। अब आगे देखिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो होगा क्या, ई क्या होता है बेटा, ई होता है F/A∆L/L। रटना कुछ नहीं है, ये एक चीज है। मान लो एक रबड़ की कोई चीज आपको समझने के लिए, या लोहे की मान लो एक आयरन बार है, आपने देखा होगा अगर उसकी कोई शेप चेंज करनी है तो आप जब लोहार के पास लेके जाते हो, ब्लैक स्मिथ के पास,
तो वो क्या करता है, उसको गर्म करता है और गर्म करने के बाद उसकी शेप और साइज को बदलता है। क्यों? क्योंकि जब वो गर्म करेगा तो उसके शेप और साइज में चेंज क्या आएगा, आसानी से आएगा। अब एक ये ठंडी बार है, मैं इसको खींच रहा हूं, लेंथ नहीं बढ़ रही, इसी को आप गर्म करके खींचो तो लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो लेंथ जब बढ़ेगी तो ई की वैल्यू क्या होगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोई मटेरियल क्या होगा, वीक होता है। ई रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, जितना ज्यादा ई होगा उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, उतने ही ज्यादा उसमें चेंज कम आएगा, और जितना चेंज कम आएगा वो मटेरियल उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ में चेंज क्या आएगा जी, ज्यादा आएगा, जिससे इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलास्टिसिटी बोल रहा हूं, यंग्स मॉडुलस भी डिक्रीज होगा, और यंग मॉडुलस डिक्रीज होगा तो इलास्टिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसे नहीं पूछेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर यंग्स मॉडुलस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन पूछता है टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इलास्टिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये अब एक चीज और रहेगी, एक चीज और याद आ गई, वो है सर इसके अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड करें, अशुद्धियां ऐड करें, इम्प्योरिटी ऐड करें तो क्या होगा। अब वो तो डिपेंड करता है कौन सी आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो। अगर ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करते हो जिसका ई ज्यादा है तो ई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करते हो जिसका ई कम है तो क्या होगा, ई की वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की ई की वैल्यू कितनी है, 0.7। अगर इसमें आप आयरन ऐड करोगे, या मैं बात कर लू कॉपर, कॉपर की ई कितना है, 1.1 इंटू 10⁻11। अब अगर आप इसके अंदर एल्यूमिनियम ऐड करोगे जिसकी ई की वैल्यू कम है तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर ऐसी चीज ऐड करोगे जैसे स्टील ऐड कर दिया तो उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो ई क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं एक छोटा सा आपको बताऊं तो ई मेटल का क्या होता है, ज्यादा, उसके बाद ई किसका, अलोय, मेटल से कम किसका होता है, अलोय का, और अलोय से कम किसका होता है, इलास्टोमर्स का। इलास्टोमर्स मतलब जिसपे कम फोर्स लगाने पर ज्यादा चेंज आता है, ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, इलास्टोमर्स। जैसे रबर है, रबर को थोड़ा सा फोर्स लगाओ खींचेगा बहुत ज्यादा, फोर्स कम है, चेंज लेंथ में क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं। तो ये मैंने यंग्स मॉडुलस के बारे में हर पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपने ध्यान से सुना है और बात समझी है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें। और दूसरी बात,